लिमिटेड। AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति को लेकर हुई चर्चा। तोमर ने कृषि मंत्रियों से कहा कि कोई भी पात्र किसान सम्मान निधि योजना से न रहे वंचित। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी। तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। पहली तिमाही के आंकड़ों में विकास की रफ्तार दर्ज की गई 13.5%। कृषि और सर्विस जैसे सेक्टरों ने किया अच्छा प्रदर्शन। 24वें विश्व नारियल दिवस पर नारियल विकास बोर्ड 2 सितंबर को कर रहा है इस समारोह का आयोजन। इस वर्ष का मुख्य विषय है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुजरात के जूनागढ़ में करेंगे समारोह का उद्घाटन। खरीफ विपणन सीजन 2022-23 की खरीफ फसल में से केंद्रीय स्टॉक के लिए धान की खरीद 518 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान। आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 की खरीफ फसल के लिए खरीद व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए DFPD सचिव ने की राज्य खाद्य सचिवों के साथ बैठक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं सदैव उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर जोर देती रही है। साथ ही केंद्र ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की प्रगति को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में चर्चा की। इसमें तोमर ने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यों को डाटा शुद्धिकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा है। पीएम किसान में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, ताकि वे घरेलू जरूरतों के साथ कृषि एवं संबद्ध खर्चों का पूरा कर सकें। फरवरी 2019 में पीएम किसान की शुरुआत से 11 किस्तें दी जा चुकी हैं। इनके जरिए लगभग 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल व बिहार के कृषि मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे। और आर्थिक मोर्चे पर पूरी दुनिया परेशान नजर आ रही है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पहले तिमाही के आंकड़ों में विकास रफ्तार 13.5% दर्ज की गई, तो कृषि और सर्विस जैसे सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। दुनिया के कुछ देशों में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। तमाम आर्थिक संकेतक इस बात की गवाही दे रहे थे और अब जीडीपी के ताजा आंकड़े भी इसी बात को साबित कर रहे हैं। बुधवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विकास दर 13.5% दर्ज की गई। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% था। खेतीबाड़ी की विकास दर 4.5% दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा 25.7% की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही पब्लिकेशन और दूसरी सेवाओं में 26% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और वित्तीय संस्थान भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी को स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2022-23 में भारत की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी।
मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इसी के साथ एशिया की ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 28% और दुनिया की ग्रोथ में 22% रहेगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7% औसतन रहने का अनुमान है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली भारत के आउटलुक को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1 दशक से अधिक समय में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुकी हुई मांग को पूरा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी की कीमतों में कमी और अर्थव्यवस्था फिर से खुलने से मांग बढ़ रही है। इससे तेजी से आर्थिक रिकवरी हो रही है। इन वजहों के चलते ऐसा लगता है कि बीते 1 दशक का भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर प्रदर्शन सामने आने वाला है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 7.4% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में भी ये रफ्तार बरकरार रहेगी। इन सब अनुमानों के पीछे हैं तमाम संकेतकों में दिख रही तेजी। पिछले महीने आए सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स के आंकड़े भी काफी सकारात्मक रहे थे। देश के सेवा क्षेत्र में सुधार का ये एक मजबूत संकेतक है। गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े भी लगातार काफी उत्साहजनक हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था में मांग वापस आ रही है। जीएसटी के आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। हर महीने जीएसटी राजस्व संग्रह भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर भारत न केवल महामारी के असर से बाहर निकल चुका है, साथ ही भू राजनीतिक संकटों, महंगाई दर और महंगे होते कच्चे तेल के बीच भी रफ्तार पकड़ रहा है। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नारियल विकास बोर्ड 2 सितंबर को 24वें विश्व नारियल दिवस पर समारोह आयोजित कर रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समारोह का उद्घाटन गुजरात के जूनागढ़ में करेंगे। इस दौरान तोमर बहुमाली भवन जूनागढ़ में बोर्ड के राज्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे और बोर्ड के राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करेंगे। साथ ही वे किसानों को संबोधित करेंगे। केरल के कोच्चि में भी एक कार्यक्रम होगा। जूनागढ़ में गुजरात के कृषि, पशुपालन एवं गौ प्रजनन मंत्री राघवजी भाई पटेल और पशुपालन एवं गौ प्रजनन राज्य मंत्री श्री देवाभाई पी मालन भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। एशियाई एवं पैसिफिक क्षेत्र के सभी नारियल उत्पादक देश इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC के स्थापना दिवस यानी 2 सितंबर को हर वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। ICC एक अंतर शासकीय संगठन है। नारियल दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अहमियत उजागर करना तथा इस फसल की ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना है। इस मौके पर कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में इस वर्ष बहुत कम वर्षा होने के कारण किसान या तो खरीफ फसलों की बुआई नहीं कर पाए या सिंचाई के अभाव में फसल खराब हो गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए अनुदान कर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने किसानों को बीज अनुदान योजना के अंतर्गत निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण की योजना को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने कमजोर मानसून की स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना के अंतर्गत तोरिया के निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण की कार्य योजना तथा निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण हेतु प्रमाणित बीजों पर अनुदान के मद से 457.60 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निःशुल्क बीज मिनी किट के वितरण में लघु सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 100% राज्य सहायता के आधार पर 2 किलोग्राम प्रति पैकेट तोरिया बीज मिनी किट का कृषकों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ कृषकों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत राज्य के किसानों को निःशुल्क बीज वितरण से लगभग 4 लाख क्विंटल अतिरिक्त तोरिया का उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे लाभार्थी किसानों को औसतन 8,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का लाभ होने का अनुमान है।
उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव श्री सुधांशु पांडे ने आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 की खरीफ फसल के लिए खरीद प्रबंधों पर चर्चा करने के लिए राज्य खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव, सचिव खाद्य और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और एफसीआई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय मौसम विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। आगामी KMS 2022-23 खरीफ फसल के दौरान 518 LMT चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले KMS 2021-22 खरीफ फसल के दौरान वास्तव में 509.82 LMT की खरीद की गई थी। बैठक के दौरान मशीनीकृत खरीद कार्यों को अपनाने, कम ब्याज दर पर उधार लेने और खरीद कार्यों की लागत में कमी, नवीन तकनीकों और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को अपनाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, बोरियों की आवश्यकताओं, खाद्य सब्सिडी दावों के ऑनलाइन निपटान आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और सुझाव दिया गया कि ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पांडे ने कहा कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के कारण बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी मोटे अनाज की खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से गेहूं और चावल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उनके उत्पादन में कमी आई है। आगामी KMS 2022-23 के दौरान राज्यों ने खरीद के लिए 13.70 LMT दानेदार अनाज सुपर फूड का प्रस्ताव किया, जबकि अब तक वास्तविक खरीद 6.30 LMT है। और दक्षिण भारत के राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिले भारी बरसात से बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना भी जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। कुन्नूर, गुडालूर समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने आज नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और तंजावुर जिलों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वनिधि योजना रेहड़ी, पटरी और छोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना की शुरुआत कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जिससे समाज के गरीब तबके को संभाला दिया जा सके। इस योजना के तहत हरियाणा के कैथल जिला में 870 लोगों को 10,000 का लोन दिया गया और 229 लोगों ने अपना लोन समय पर जमा करवाया, जिसके बाद बैंक ने उन्हें व्यापार बढ़ाने के लिए 20,000 का लोन दिया। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। सड़क किनारे रेहड़ी, पटरी और छोटा काम धंधा करने वालों की जिंदगी कुछ यूं है कि डेली कमाओ और फिर खाओ। सड़क किनारे इन छोटे छोटे ठेलों और रेहड़ियों पर बिकने वाला सामान भी बहुत आम है, जिस पर मामूली सा मुनाफा इन्हें बस जिंदगी को आगे बढ़ाने का ही मौका देता है। लेकिन कोरोना की मार ने इनकी रीढ़ ही तोड़ कर रख दी है। सब कुछ बंद हो गया, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, रोजगार धंधा सब ठप हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू की गई स्वनिधि योजना इनके लिए सहायता का हाथ आगे लेकर बढ़ी। स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों को खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया करवाने की शुरुआत की थी। योजना के तहत सरकार लोगों को बिना गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दे रही है। स्वनिधि योजना की खास बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपए का लोन लेता है और वह इसे समय पर चुका देता है, ऐसे में उसको अगली बार योजना के तहत बैंक द्वारा 20,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं दूसरी बार भी समय पर लोन चुकाने से वह तीसरी बार 50,000 रुपए के लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इस स्कीम को चलाने का उद्देश्य यही था कि जो पटरी वालों पे इसका इफेक्ट पड़ा था, रोजगार के ऊपर आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी, तो उनको जो है सरकार द्वारा
10,000 रुपये लोन के रूप में दिलवाकर उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। और इसमें जो है 7% जो है सब्सिडी भारत सरकार देगी तथा 2% सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार देगी। एक तरह से जो है कि ये नो इंटरेस्ट का ही हो गया, बिना इंटरेस्ट के उनको लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा के कैथल जिले में अब तक 870 लोगों को 10,000 रुपए का लोन दिया गया है और इनमें से 229 लोगों ने अपना लोन समय पर जमा करवाया, जिसके बाद बैंक द्वारा उन्हें 20,000 का लोन दिया गया, जिससे वे अपना रोजगार चला रहे हैं। स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। मैं यहीं पर बहुत पुराने टाइम से रेहड़ी लगा रहा हूँ। जो कोरोना काल में रेहड़ी में बंदी हुई थी ना, उसमें बड़ी समस्या हो गई थी और सरकार ने 10,000 रुपये का लोन देकर बहुत सारे बड़ा काम किया है। मेरे को लोन मिला था 10,000 रुपये, उससे मैं अपना रोजगार चलाती हूँ, रेहड़ी लगाकर और गुजारा कर लेते हैं। हम दोनों बच्चे पालते हैं, हम दोनों हैंडीकैप्ड हैं। ये अभी मैंने 10 मिला है और मेरा 10,000 रुपये की स्कीम के हिसाब से लोन कट रहा है और मैं किस्तें जमा करवाने लग रहा हूँ। हमें कोरोना में बहुत दिक्कत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने हमें 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया था। हम उसके इशारा चलाया कोरोना में, उसके साथ खाना पीना चला हमारा। स्वनिधि योजना के कई लाभार्थियों ने बैंक से लिया 10,000 का लोन समय से भुगतान कर दिया था, जिस कारण बैंक ने उन्हें 20,000 का लोन दिया और आज वे अपना रोजगार करके अच्छी आमदनी कमाकर अपने परिवार को पाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैथल। और समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लगन, मेहनत और हौसले से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसे ही लोगों में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली शाहीन अख्तर को भी शुमार किया जा सकता है। शाहीन राजौरी के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र में अपना सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाती हैं, लेकिन इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग में ट्रेन करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा भी कर रही हैं। पहाड़ों के बीच हरियाली से भरपूर जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का पालमा गांव। दूर दराज क्षेत्र में बसे इस गांव में शाहीन अख्तर पिछले 9 साल से अपना सिलाई कढ़ाई सेंटर चला रही हैं। शाहीन अख्तर पारंपरिक परिधानों के अलावा डिजाइनर ड्रेस, कुशन, रुमाल जैसी तमाम चीजें तैयार करती हैं। इसी से बच्चों की पढ़ाई और घर का पूरा खर्च चलता है। मैं इसी काम से सारा अपना खर्च कर रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। इसी काम से ही अच्छा काम चलता है मेरा। बड़े लोग आते हैं मेरे पास, काम ड्रेस बनवाने आते हैं, ये कुशन वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी डिमांड आती है कुशन के लिए, ड्रेस के लिए, पसंद करते हैं लोग काम। शाहीन अपने हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से सशक्त भी बना रही हैं। उनके हैंडीक्राफ्ट सेंटर में गरीब महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आगे चलकर अपना काम शुरू कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। शाहीन 25 से अधिक लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग और हस्तशिल्प में निपुण बना चुकी हैं। वो चाहती हैं कि लड़कियां यहाँ अपने पैरों पर खड़ी हों। लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि वो ऐसे घर में ना बैठें, तो निकले, अपना कुछ काम करें, वो भी काम सीखें, काम करें, ताकि वो भी अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जम्मू कश्मीर में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं को सीमित समय तक घर से बाहर रहने दिया जाता है, पर शाहीन जैसी महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बल पर अब उन बंदिशों को तोड़ रही हैं, समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब जान लेते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है। कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव में मामूली तेजी आई। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 30 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,900 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 5,800 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 30 अगस्त को सरसों का भाव था 5,800 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 50 रुपए की नरमी के बाद 5,750 रुपए पर आ गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 अगस्त को सरसों का कारोबार 6,300 रुपए पर हुआ। 31 अगस्त को यहां इसका भाव 20 रुपए की तेजी के बाद 6,320 रुपए हो गया।
राज्य की डिबाई मंडी में 30 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,700 रुपए। 31 अगस्त को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 5,700 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। इसी तरह इस साल कुल तिलहन की उपज भी बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये महज 3,59,46,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे में मिला जुला रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 30 अगस्त को मसूर का भाव रहा 7,150 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 7,160 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी 31 अगस्त को मसूर का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,740 रुपए से 6,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही सुल्तानपुर मंडी में भी मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 30 अगस्त को इसका भाव रहा 6,770 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 20 रुपए की नरमी के बाद 6,750 रुपए रह गया। जबकि यहीं की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 30 और 31 अगस्त को मसूर 7,430 रुपए पर टिकी रही। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 14,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। और आइए अब जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। अभी के समय हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए ऊना, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिले के ऊपरी हिस्सों में मक्का और दलहनी फसलों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकालने का प्रबंध रखें। हिमाचल प्रदेश के किसान बारिश न होने पर धान की रुपाई कर ले। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में मक्का में पर्याप्त जल निकासी प्रदान करें। जम्मू कश्मीर के किसान मूली, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियों की बुआई पूरी कर ले। साथ ही जम्मू कश्मीर के किसान प्याज की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं पंजाब के किसान अभी के समय आम, अमरूद और चीकू जैसे फलदार पौधे लगाते रहे। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल खेत में सिंचाई न करें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की खड़ी फसलों में उचित जल निकासी का प्रबंध रखें। दिल्ली और आसपास के किसान मेड़ों पर ग्वार और मूली की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय पालक और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें।
दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी खास खबर। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में आरोपी बताए गए हैं। बिहार में 10 अगस्त का महागठबंधन की सरकार बनने के 22 दिन के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट से पहला इस्तीफा हो गया। नीतीश कुमार की कैबिनेट के विवादित मंत्री कार्तिकेय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दुमका मामले में डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने पत्रकारों को बताया कि एसआईटी सभी तथ्यों पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो सामने आएगा जल्द ही पता चल जाएगा। पर्वतीय खतरों पर नई दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी आपदाओं पर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चे और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। सर्विकल यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। इस वैक्सीन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,946 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 9,828 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 212.52 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। इस पैसे को उन बच्चों में बांट दो